हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं मेज़ कल्टीवेशन का पार्ट 2। हमने फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि खरीफ क्रॉप्स में कि उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मेज़ का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, उसका नेम्स मतलब कॉमन नेम क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। फिर हमने देखा था कि उसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें स्टार्च कितना है 65%। टाइप्स ऑफ ग्रेन देखा था, 6 टाइप के होते हैं। फिर हमने सॉइल और क्लाइमेट देखा था कि किस टाइप के सॉइल में वो रहता है और उसका क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, कैसा टेम्परेचर उसको चाहिए। 9 to 30 डिग्री सेल्सियस उसका मतलब मेन टेम्परेचर होता है। और उसके सीज़न के हिसाब से कैसी वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग नाम हमने पढ़े थे जो कि तमिलनाडु में मेनली दिए गए हैं, अधिपतम, पुरास्तती और थाईपतम। ये 3 नाम पढ़े थे, फिर अलग अलग वैरायटी पढ़ी थी। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब मेज़ जो है उसे 2 टाइप से ग्रो किया जाता है, एक होता है इरिगेटेड और एक होता है रेनफेड। वैसे आपने एग्रोनॉमी के अपने लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि रेनफेड क्या होता है और इरिगेटेड क्या होता है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इरिगेटेड मेज़। इसमें हम इरिगेशन जो है नियर बाय सोर्स से करते हैं, वेल्स, ट्यूब्स या जो भी हम लोगों ने डैम बना रखा है उससे हम लोग इरिगेशन करते हैं। तो ठीक है, इरिगेटेड मेज़। अब होता क्या है, चाहे इरिगेटेड हो या फिर रेनफेड हो, कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो एकदम कॉमन होंगे हर में, चाहे वो राइस हो, मेज़ हो, सोरगम करेंगे अभी हम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट या फिर जितने सीरियल्स होते हैं वो सब करेंगे। उनके कुछ स्टेप्स कॉमन होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम जब एप्लीकेशन करते हैं FYM का, कंपोस्ट वगैरह डालना फील्ड की प्रिपरेशन से पहले, मतलब जब हम उसे प्लो करते हैं, चिजल करते हैं, उससे पहले FYM में कंपोस्ट का यूज़ करना या कोई और चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करना। उसके बाद फील्ड को प्रिपेयर करते हैं कैसे, तो प्लो करते हैं, आप कोई कल्टीवेटर से करता है, कोई डिस्क एरो से करता है, फिर उसमें रिजेस बनाना, फरोज बनाना, नहीं तो सीड बेड बनाना, कितना उठाना है, 10 मीटर स्क्वायर उठाना है कि 20 मीटर स्क्वायर उठाना है, उस हिसाब से। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं फर्टिलाइज़र्स, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, क्योंकि इनकी कमी जो है फील्ड में होती है तो हमारी जो यील्ड है वो कम होती है, तो इसलिए इनका एप्लीकेशन करते हैं। अब टेस्ट के हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग NPK रेशियोज़ होती हैं, तो उसके हिसाब से हम डालते हैं अपना। फिर हमें उसे क्वार्टर में डालना है कि किस टाइप से डालना है वो हम देखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। फिर कुछ क्रॉप्स जो होते हैं जहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डालना भी पड़ता है, तो वो किस हिसाब से डालना है, मतलब सॉइल में कितना क्वांटिटी में मिक्स करके डालना है वो देखते हैं। ये कॉमन रहता है। सीड रेट ये भी कॉमन ही रहेगा क्योंकि सीड्स तो उतने लेते हैं, कुछ जगह पे जैसे ट्रांसप्लांटिंग होती है वहाँ पे तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इरिगेटेड और रेनफेड अगर दोनों में वो हो रही है डायरेक्ट सोइंग है तो उनका तो सीड रेट सेम रहता है। स्पेसिंग वो चेंज हो जाता है। फिर क्या चेंज हो जाता है यहाँ पे, स्पेसिंग। इरिगेटेड में स्पेसिंग अलग होगा, रेनफेड में स्पेसिंग अलग होगा, ठीक है, इस भी चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। और एक चीज़ क्या डिफरेंस होता है, तो जो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, NPK की जो रेशियो होती है ये डिफ़र करता है। इरिगेटेड में इसका रेशियो अलग होगा और रेनफेड में इसका अलग होगा, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन की जो अमाउंट हमें चाहिए होती है, प्लांट्स को रिक्वायर होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। फिर स्पेसिंग होगा, फिर सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट भी दोनों प्रोसेस में होगा, अब किसी में ज़्यादा किसी में कम, इस टाइप से होगा। जैसे कि सबसे कॉमन, अगर आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं है कि कौन सा लिखना है, तो ये वाला स्टेप जो है ये तो इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें हम फंगीसाइड को एजोस्पेरुलम से करते हैं 3 पैकेट्स लेके, ठीक है, ये सबसे कॉमन है। कुछ और सीड ट्रीटमेंट स्टेप्स याद ना आए तो ये तो लिखे आइएगा। फिर सोइंग करते हैं। अब सोइंग का भी सिस्टम कुछ क्रॉप्स में डिफर करता है, मेज़ में तो ज़्यादा नहीं, सेम उसमें भी ड्रिबलिंग डिलिंग, चाहे वो इरिगेटेड हो या रेनफेड, 4 सेंटीमीटर के लिए करते हैं, ठीक है। फिर वीड मैनेजमेंट होता है, ये भी दोनों में सेम रहेगा, चाहे आपका इरिगेटेड हो या रेनफेड हो। ये जो नाइट्रोजन की ड्रेसिंग होती है फिर इसमें चेंज आएगा, क्योंकि आपकी किस सॉइल को कितनी रिक्वायरमेंट है, सिंस उसे वाटर ऐसे मिल रहा है जब हम चाह रहे हैं, जब उसे नीड है वैसे, या फिर जब बारिश होगी तभी मिलेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग सॉइल भी चेक करते हैं, है ना।
तो उस हिसाब से हमें नाइट्रोजन की यूज़ भी होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए नाइट्रोजन की ड्रेसिंग जो है इसकी क्वांटिटी डिफर करेगी। वाटर मैनेजमेंट ये भी डिफर करेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो रेन फ्रीड है और उधर इरिगेटेड है, ठीक है। हार्वेस्टिंग के सिम्टम्स होते हैं वो तो सेम ही रहेंगे कि कौन किस तरीके से पक रहा है, उसमें क्या कहते हैं, कैसे कैसे उसकी शीट जो है वो हट रही है, ये चीज़ तो कॉमन ही रहेगी। यील्ड जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ठीक है, इसमें कुछ उसमें थोड़ा सा चेंज होगा यील्ड में। तो रेनफीड और इरिगेटेड का मैंने यहाँ पे एकदम आपको ब्रीफ इंट्रो बताया कि क्या रहेगा और हम इसे कैसे पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इरिगेटेड में हम क्या करेंगे, फील्ड में प्लो करने से पहले अनप्लोड जब हमारा फील्ड होगा तब उसमें हम अप्लाई करेंगे FIM या फिर कंपोस्ट। कितना, तो ये क्वांटिटी कॉमन है, इसे याद रखिएगा। 12.5 टन पर हेक्टेयर FIM या कंपोस्ट भी ले सकते हैं आप। हम उसको फील्ड में, अनप्लोड फील्ड में डालेंगे। साथ में हम उसमें एजोस्पेरुलम भी डाल देंगे 10 पैकेट्स। एक पैकेट 200 ग्राम पर केजी के पर ग्राम होता है, मैंने आपको बताया था ना। तो 10 डाल रहे हैं तो 2000 हो जाएगा ग्राम पर हेक्टेयर एजोस्पेरुलम डालते हैं। फिर हम फील्ड को प्लो करते हैं, सॉरी। अब प्लो कैसे करेंगे, तो डिस्क प्लो करेंगे एक टाइम और कल्टीवेटर से करेंगे 2 बार, ठीक है। एक बार हम लोग डिस्क प्लो और 2 बार कल्टीवेटर से, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। फिर हम उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो रिज फॉरस बनाएं, अगर वो बनाएंगे तो वो 6 मीटर लॉन्ग होंगे और 60 सेंटीमीटर्स अपार्ट होंगे। और अगर नहीं बना रहे हैं तो फिर बेड्स बनाएंगे। और बेड कैसे होंगे, तो आपकी पानी के हिसाब से, आपकी वाटर की एबिलिटी कितनी है वहाँ पे, उस हिसाब से अगर कम है तो 10 मीटर स्क्वायर का आप उसको अप करेंगे, डेप्थ बनाएंगे उसका। और अगर पानी की एबिलिटी अच्छी खासी है आपके पास, कमी नहीं है, तो फिर 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर आप रिजो फॉरो बना रहे हैं तो आप उसमें 6 मीटर लॉन्ग बनाएंगे विथ 60 सेंटीमीटर अपार्ट। और अगर नहीं बनाना चाह रहे हैं तो बेड्स बनाइएगा आपकी वाटर एबिलिटी के हिसाब से, 10 मीटर स्क्वायर या फिर 20 मीटर स्क्वायर। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। अब हमने भाई बेड बना लिया, रिजेस फॉरो जो बनाना हमने बना लिए, अब हम उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो NPK वैसे तो हम सॉइल टेस्ट के हिसाब से डालते हैं, पर अगर एक कॉमन रेशियो की बात की जाए तो वो होती है 135:62.5:50 NPK। ये कैसे है, तो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। अब इसको डालने के स्टेप्स क्या हैं, तो सबसे पहले आप क्वार्टर ऑफ नाइट्रोजन डालेंगे और फुल डोज ऑफ फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनका फुल डोज डालेंगे बेसली, यानी बिफोर सोइंग, ठीक है। अगर बेसली डाले जा रहे हैं तो आप क्वार्टर डोज डालेंगे नाइट्रोजन का और फुल डोज डालेंगे फॉस्फोरस और पोटेशियम का। अगर आपने रिज्ड क्रॉपिंग की है, रिजेस फरोज बनाए हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब करना दोनों में ये स्टेप। अगर आपने रिजेस और फरो बनाए हैं तो आपको वहाँ पे 6 सेंटीमीटर डीप जो है सॉइल को रिजेस बनाना है, उसको डिग करना है। और वहाँ पे रिज से 2/3 डिस्टेंस पे आपका फर्टिलाइज़र डाल देना है और उसको 4 सेंटीमीटर सॉइल से कवर अप कर देना है, ठीक है। और अगर आपने बेड बनाया है तो फिर क्या करेंगे, तब तो वहाँ रिजेस नहीं है, तो फरो के पास हम लोग ये स्टेप करेंगे कि 6 फरो के पास 6 मीटर डीप हम खोदेंगे और उसके अंदर हम जो है फर्टिलाइज़र मिक्सचर डालेंगे, वो 60 मीटर अपार्ट होगा। और फिर उसको कवर, उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल के उसको 4 सेंटीमीटर सॉइल की डेप्थ से कवर कर देंगे। क्या लिखा है, इन केस ऑफ, एक मिनट, इन केस ऑफ ridges planted crop, open a furrow 6 centimeter deep on the side of ridge at 2/3 distance from the top of ridge. Apply fertilizer mixture along the furrow evenly and cover the depth of 4 centimeter with soil, ठीक है। If bed system of planting is followed, open furrows of 6 centimeter deep at the distance of 60 centimeter apart. Place the fertilizer mixture along the furrow evenly and cover to the depth of 4 centimeter with soil, ठीक है। फिर अप्लाई करेंगे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मैंने बताया आपको हर क्रॉप के लिए ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। पर्टिकुलर क्रॉप के हिसाब से हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, जैसे हमने राइस में नहीं पढ़ा था ना शायद, इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, हमें 12.5 kg माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर लेना है और उसे सैंड के साथ मिक्स करना है इस प्रोपोर्शन में कि हमारे पास 50 kg पर हेक्टेयर का क्वांटिटी आ जाए, मिक्सचर ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सैंड, ठीक है। उसे हम अपने फील्ड में अप्लाई करेंगे। अब कैसे अप्लाई करना है,
तो सॉइल के अंदर नहीं डालना है, ठीक है, इन द सॉइल उसको मिक्स नहीं करना है, हमें ऊपर ऊपर डालना है। अगर फरो और रिजेस हैं तो उनके ऊपर डाल देंगे, अगर बेड्स हैं तो उसके बेड्स के ऊपर डाल देंगे, ठीक है, लेकिन सॉइल के अंदर मिक्स नहीं करेंगे। अप्लाई द मिक्सचर ओवर द फरोज एंड 2/3 इन द टॉप ऑफ रिजेस इफ रिज्ड प्लांटिंग इज फॉलोड। इफ बेड सिस्टम ऑफ सोइंग इज फॉलोड अप्लाई द माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर्स ओवर द फरोज, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि डू नॉट इनकॉर्पोरेट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर इन द सॉइल, ठीक है। देन वी कम्स टू सीड रेट। सीड रेट कितना होता है, तो 20 kg हेक्टेयर फॉर ग्रेन मेज एंड 25 kg पर हेक्टेयर फॉर बेबी कॉर्न, ठीक है। अगर ग्रेन मेज है आपका तो 20 kg होगा, और अगर आपका बेबी कॉर्न है तो 25 kg होगा। फिर बात करते हैं स्पेसिंग की, तो प्लांट के बीच का डिफरेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, रोज में, जो कि 60 मीटर अपार्ट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। 25 सेंटीमीटर बिटवीन प्लांट्स इन अ रो, एक रो में 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आते हैं हम सीड ट्रीटमेंट में। अब सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो सीड ट्रीटमेंट में भी यहाँ पे 3 पॉइंट्स होंगे। देखो, सबसे मैंने आपको अभी बोला ही था कि सबसे इम्पॉर्टेंट, एक मिनट, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन ये रहेगा हर उसमें कि आप फंगिसाइड से ट्रीट करेंगे। कैसे, तो 3 पैकेट्स लेंगे आप एजोस्पेरुलम के, बिफोर सोइंग उसको अपनी जो फील्ड है उसमें डाल देंगे, ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, अब स्टार्टिंग से जो है, अगर आपकी फील्ड में स्टेम बोरर आपको डिजीज से बचाना है तो आप सीड को किससे ट्रीट करेंगे, इंसेक्टिसाइड से। कौन सा, तो 1 kg सीड के लिए आप लेंगे क्लोरोपायरिफॉस, ठीक है, क्लोरोपायरिफॉस 20 EC, या उसकी जगह आप मोनोक्रोटोफॉस 36 WSC ले सकते हैं, या फिर आप फॉस्फोलोन 35 EC ले सकते हैं। कैसे लेना है, तो 4 ml लेना है इसका 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर के लिए, और उसमें आप 0.5 ग्राम जो है गम भी डालेंगे, ठीक है। आप कोई भी इन तीनों में से ले लीजिए, कितना लेंगे, 4 ml लेंगे, ठीक है। उसे पानी में डालेंगे, कितने पानी में, तो 20 ml वाटर में उसको डालेंगे, और साथ में क्या ऐड कर देंगे, 0.5 ग्राम गम, ठीक है। ये आपको किससे बचाएगा, तो ये आपको स्टेम बोरर डिजीज से बचाएगा, ये इंसेक्टिसाइड का जो आपने यूज़ किया है। अगर नेक्स्ट होता है, अगर आपको सीड को कंट्रोल करना है डाउनरी मिल्ड्यू और क्रेजी टॉप जैसे डिजीज से, तो आप क्या करेंगे, तो आप मेटालेलिक्स लेंगे और थायरम लेंगे, या फिर थायरम, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, 2 ग्राम पर kg, ठीक है। और उसे सीड 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड, और फिर उसको उसके साथ ट्रीट कर देंगे अच्छे से वाटर में मिला के, तो आपकी जो सीड्स हैं उसमें ये डिजीज़ नहीं लगेगी। और तीसरा तो हमने भी पढ़ ही लिया कि एजोस्पेरुलम ले लेंगे 3 पैकेट्स, ठीक है। अब ये हमने ट्रीटमेंट कर दिया, सीड को ले लिया, सीड की रेटिंग देख ली, उसको स्पेस कैसे करेंगे वो सोच लिया हमने, उसके बाद उसको सीड को ट्रीट भी कर दिया हमने, नर्सरी वर्सरी भी अपना मतलब जो फील्ड था सॉरी उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर दिया था। अब हम करेंगे उसकी सोइंग। तो सोइंग कैसे करेंगे, तो हम डिबल भी कर सकते हैं और ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। हमें डेप्थ कितनी रखनी है, तो 4 सेंटीमीटर की डेप्थ रखनी है, ठीक है, और उसे फर्टिलाइजर से कवर कर देंगे सॉइल के साथ, ठीक है। डिबल द सीड एट द डेप्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर अलोंग द फरो इन विच फर्टिलाइजर कवर द सॉइल, ठीक है। अगर जर्मिनेटेड सीड है तो 1 सीड पर होल डालिए, और अगर नहीं है तो 2 सीड पर होल डालिए, ठीक है। और अगर सीडलिंग जो है वो जर्मिनेट नहीं की होती है तो आप प्री सोक्ड सीड ले लेते हैं, ठीक है, 2 सीड पर होल उसको डाल देते हैं और फिर तुरंत इरिगेट कर देते हैं। अब हम देखेंगे, अब हमने सीड्स भी डाल दिया, अब सीड डाला है तो वीड्स के आने की चांसेस होंगी, तो हम करेंगे वीड मैनेजमेंट, फिर वाटर मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो वीड मैनेजमेंट की क्या है, तो वीड मैनेजमेंट का सबसे पहले प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स। प्री इमर्जेंस मतलब सीडलिंग्स आने से पहले जो हम डाल देते हैं ना, उसे प्री इमर्जेंस कहते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एट्राजीन 50 WP, कितना लेंगे, तो 500 ग्राम लेंगे, उसको मिक्स कितने करेंगे, तो 900 लीटर वाटर से के साथ मिक्स करेंगे 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है। 1 हेक्टेयर फील्ड के लिए हम लोग 500 ग्राम लेंगे एट्राजीन 50 WP, और उसे मिक्स करेंगे 900 लीटर ऑफ वाटर के साथ, और फिर से सोइंग के 3 दिन पहले, सोइंग करने से 3 दिन पहले सॉइल सरफेस पे स्प्रे कर देंगे अच्छे से,
वो जो रोज कैन होता है ना, उस टाइप का स्प्रेयर आता है वीडीसाइड्स हर्बिसाइड्स वगैरह यूज़ करने के लिए, तो उससे स्प्रे कर देंगे, ठीक है। और फॉलोड बाय 1 हैंड वीडिंग 40 to 45 डेज आफ्टर सोइंग। डेज आफ्टर सोइंग को DAS के तौर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, DAS। अगर आपको DAS कहीं लिखा मिलता है तो दैट इज डे आफ्टर सोइंग। सॉइल को जैसे आपने हर्बिसाइड का एप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद आप सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उस टाइम पे कोई फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉइल आफ्टर हर्बिसाइड एप्लीकेशन। हो एंड हैंड वीड्स ऑन द 17th और 18th डे ऑफ सोइंग इफ हर्बिसाइड इज नॉट अप्लाइड, ओके। अगर हर्बिसाइड अप्लाई नहीं किया आपने तो ये। फिर होता है एक इंपॉर्टेंट नोट, जैसे इंटरक्रॉपिंग या क्रॉपिंग करते हैं ना लोग, इंटरक्रॉपिंग क्रॉपिंग पैटर्न का एक टाइप होता है इंटरक्रॉपिंग। अगर आपने पल्स क्रॉप के साथ इंटरक्रॉपिंग किया तो आप एट्राजीन यूज़ नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी आप प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड में एट्राजाइन यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने क्या यूज़ किया, पल्स क्रॉप यूज़ किया साथ में इंटरक्रॉपिंग के लिए, मेज और पल्स क्रॉप की इंटरक्रॉपिंग की है, तो एट्राजाइन आप यूज़ नहीं कर सकते। एट्राजाइन क्या है, तो एट्राजाइन प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, ठीक है। फिर ऊपर वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इफ सीडलिंग हैव नॉट जर्मिनेटेड, डिबल प्री सोक्ड सीड एट द रेट ऑफ 2 seeds per hole and immediately irrigate. Hoe and hand weed on 30th day of sowing. Earth up and form new ridges so that plants come directly on the top of ridges. This will provide additional anchor to the plant. Okay. फिर हम करेंगे टॉप ड्रेसिंग ऑफ नाइट्रोजन। वो जो उसकी रिजेस हैं उसकी टॉप पे हम नाइट्रोजन की ड्रेसिंग करते हैं ताकि उसके रूट्स किसी भी पार्ट को नाइट्रोजन की कमी ना हो और रूट्स आराम से उसको ले सकें। तो जो हाफ डोज है नाइट्रोजन का वो हम दे देते हैं कब, ऑन 25th डे ऑफ सोइंग along the furrow evenly and cover it with soil. Place the remaining quarter of nitrogen on the 45th day of sowing. हमने स्टार्टिंग में भी करा था ना कि जब हम NPK डाल रहे थे तो हमने कहा था कि क्वार्टर डोज डालना है। फॉस्फोरस और पोटेशियम का तो फुल डोज दे दिया था हमने, लेकिन नाइट्रोजन का क्वार्टर डोज दिया था, ठीक है, 1/4 डाला था, 1/4 उस टाइम डाला। फिर हाफ जो है वो 25th डे ऑफ सोइंग पे डाल देंगे, फिर जो बचा 1/4 है उसे 45th डे ऑफ सोइंग पे डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा, रिटर्न में आ जाते हैं। और बाकी MCQs में कैसे आता है तो उसके लिए फिर हमारी MCQ की सीरीज जो चल रही है उसमें हम अब मेज का MCQs डालेंगे, ठीक है। तो आप उसमें देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एज अ MCQ। फिर हम करेंगे वाटर का मैनेजमेंट। अब वाटर मैनेजमेंट के लिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होनी चाहिए कि मेज जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बोथ एक्सेस मॉइस्चर के लिए भी और स्ट्रेस मॉइस्चर के लिए भी। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम पानी डालेंगे तो भी प्रॉब्लम है, ना उसको एक्सेस होना चाहिए ना उसे स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक है। बहुत सेंसिटिव है वो, इस मतलब हमारा मेज जो है वो इस चीज़ को लेके, इसीलिए इरिगेशन को रेगुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये नहीं जैसे हम राइस में नहीं देखते हैं फ्लडेड कर देते हैं लोग, ज़्यादा पानी डाल देते हैं कि ज़्यादा यील्ड होगी, पर मेज के साथ ऐसा नहीं है, ज़्यादा पानी डाला तो भी ख़राब होगा और कम पानी डाला ये सोच के तो भी ख़राब। तो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसे इरिगेट कीजिए। मेनली कहते हैं हम 600 to 700 mm वाटर की उसको नीड होती है। 100 डे क्रॉप्स जो होती हैं, जो मतलब मेज़ की 100 डे वाली क्रॉप्स होती है, उसे 600 to 700 mm चाहिए होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा ऊपर, एंश्योर ऑप्टिमम मॉइस्चर अवेलेबल ड्यूरिंग द मोस्ट क्रिटिकल फेजेस। मोस्ट क्रिटिकल फेजेस कब आती है तो 45 to 65 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है, DS लिखते हैं इसको। तो 65 से 45 डेज के बाद जो होती है DS के, उस टाइम पे क्रिटिकल फेज चल रहा होता है और उस टाइम में हमें मॉइस्चर का ध्यान रखना होता है, वरना हमारी यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर क्रिटिकल स्टेज बोले जहाँ पे यील्ड जो है सबसे ज़्यादा कम हो जाती है वो होती है टैसलिंग और सिल्किंग। ये दो स्टेज जो है ये काफ़ी क्रिटिकल होती है। अभी जो मैंने रेड से लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़ कि क्रिटिकल स्टेजेस क्या है। तो क्रिटिकल स्टेजेस आर 6 लीफ, लेट नाइट हाई, टैसलिंग, 50% सिल्किंग एंड डफ स्टेजेस। ये जो है ये क्रिटिकल स्टेजेस थे, जिसमें से टैसलिंग और सिल्किंग जो है वो सबसे क्रिटिकल स्टेज है। एंड वाटर स्ट्रेस ड्यूरिंग दिस स्टेजेस रिड्यूस द यील्ड कंसिडरेबली, ठीक है। मैंने आपको बोला ही था कि इसमें टैसलिंग और सिल्किंग के टाइम पे अगर आप स्ट्रेस होता है, मॉइस्चर स्ट्रेस या एक्सेस भी होता है, तो यील्ड जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अच्छा खासा वो क्रिटिकल स्टेज है। फिर आपको बताया ही मैंने कि फॉर 100 डेज क्रॉप 600 to 700 mm
वाटर इज रिक्वायर्ड। हार्वेस्टिंग, अब हार्वेस्टिंग करने के लिए पहले देखेंगे कि हमें कैसे पता चले कि वो रेडी है हार्वेस्ट के लिए। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका जो शीट जिससे वो कॉर्न कवर है, अभी हमने, एक मिनट आपको दिखाती हूँ मैं, कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा, ये देखिए जो कवर है ना शीट, जो भी मुड़ के नीचे हो चुकी है, ये चीज़, ये जो इसमें ये है, ठीक है, ये होते कवर होता है जो उसको कॉर्न को कवर करके रखा होता है। तो जब ये शीट येलो पड़ जाती है, ठीक है, अच्छी खासी मतलब येलो, तो हमें पता चल जाता है कि अब हमारा कॉर्न रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए, मतलब वो अच्छे से मैच्योर हो चुका है। इसके जो कॉर्न्स होते हैं ये अच्छे से हार्ड हो जाते हैं और इनका कलर जो है ना सनलाइट पे चेंज होने लग जाता है, ठीक है। एक मिनट, तो हमें पता चलता है कि हमारी जो कॉर्न की क्रॉप्स है वो अब मेज़ है, वो रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। देखो क्या क्या सिस्टम है इसमें। तो जब शीट कवरिंग जो होती है कॉप की, वो जब येलो होने लगती है और ड्राई होने लगती है, तो सिम्टम होता है कि अब मैच्योरिटी उसकी आ चुकी है, ठीक है। सीड बिकम फेयरली हार्ड एंड ड्राई, एट दिस स्टेज क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो शीट होती है उसको हम टीयर कर देते हैं, हटा देते हैं यूजिंग गनी नीडल, और रिमूव कर देते हैं कॉप को प्लांट से। वो जो कॉप है अभी मैंने दिखाया ना, उसको प्लांट से हटा देते हैं कॉप्स को। फिर उस कॉप को हम लोग सन की लाइट में अच्छे से ड्राई करते हैं, जब तक उसकी ग्रेन एकदम ड्राई हो ना जाए तब तक उसको ड्राई करते हैं। उसके बाद हम मैकेनिकल थ्रेशर्स, ठीक है, हमारे जो ट्रैक्टर होते हैं उसके पीछे, रनिंग ट्रैक्टर के पीछे थ्रेशर्स लगा देते हैं, मैकेनिकल थ्रेशर्स होते हैं, उसमें कॉर्न्स को डालते हैं जब कॉप्स को, तो उसमें से जो है ग्रेन्स जो है वो शैंक में से अलग हो जाते हैं। मतलब वो जो डंडी होती है ना कॉप की वाइट कलर की, जब खाते हैं भुट्टा तो उसमें से जो वाइट वाला रहता है वो अलग कर देता है उससे, और जो दाने हैं उसके भुट्टे के वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, मैकेनिकल थ्रेशर से उसे हम अलग कर देते हैं। उसके बाद हम अपने ग्रेन्स जो अलग हुए हैं उसको कलेक्ट करते हैं। अभी भी उसमें क्योंकि मशीन से काम हुआ है तो थोड़े बहुत वो जो शैंक होते हैं उसके पार्टिकल्स, या जो शीट थी कॉप की उसके थोड़े पार्टिकल रह जाते हैं, तो हम उसे क्लीन करते हैं, कैसे, विनोइंग करके, ठीक है, विनोइंग करके। या फिर एक वही जैसे गांव में आपने देखा होगा कि फैन चला देते हैं नीचे और फिर उसको ऐसे ऐसे वो सूप जो होता है उससे मतलब कॉर्न को ही करते हैं, तो जितना भी कॉर्न होता है वो नीचे चढ़ जाता है, और जो भी गंदगी होती है उसमें, ये जो शैब्स हो जाते हैं या फिर शैंक रह जाता है उसका, ये शीत रह जाता है, वो उड़ के साइड में आ जाता है, ठीक है। तो विनोइंग करके उसे हटा देते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में था, विनोइंग वगैरह के स्टेप्स लिखे हुए थे कैसे कैसे होते हैं, कॉटन बनाने टाइम का उसका प्रोसेस है पूरा साइंस की बुक में, 8th या 9th में, ऐसे ही ध्यान में नहीं है मुझे। उसमें विनोइंग, थ्रेशिंग और 3-4 चीज़ें बताई गई हैं, तो वही करते हैं, ठीक है। फिर आता है मेज स्ट्रॉ कैन बी यूज्ड एज अ गुड कैटल फीड व्हेन इट इज़ ग्रीन। जब ग्रीन होता है मेज का स्ट्रॉ, जो नीचे का पोर्शन बचा होता है डंडी, तो उसको हम एज अ फीड भी यूज़ कर सकते हैं, कैटल फीड, ठीक है। अब बात करते हैं यील्ड की। तो यील्ड कितनी होती है, तो 5 टन्स ऑन ग्रेन यील्ड एंड 10 टन पर हेक्टेयर ऑफ स्ट्रॉ यील्ड। सॉरी, 2 टाइप की यील्ड होती है, एक होती है ग्रेन यील्ड जो कि 5 टन रहेगी, और स्ट्रॉ यील्ड वो 10 यील्ड, ठीक है, टन। और अगर आपका बेबी कॉर्न है तो 6 टन पर हेक्टेयर ऑफ कॉब यील्ड विथ 25 टन पर हेक्टेयर ऑफ ग्रीन फॉडर यील्ड इज पॉसिबल। ये था आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट मतलब कि इरिगेटेड। अब बात करते हैं रेनफिट की। रेनफिट फटाफट जल्दी जल्दी। फील्ड का ऑपरेशन, तो चिजल करेंगे हम सॉइल को जो हार्ड होगी, ठीक है, उसे अच्छी खासी डेप्थ तक हम उसे चिजल करेंगे। अब क्या होता है, ये जो हार्डनिंग हो जाती है सॉइल की, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारी फील्ड है हर 3 साल में एक बार उसमें चिजल किया जाता है, 0.5 के मीटर इंटरवल पे, पहले एक डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी इसमें, ठीक है, मतलब जैसे एक बार किया जाएगा इस डायरेक्शन में, पेन भी नहीं चल रहा, ये एक बार इस डायरेक्शन में किया गया, तो नेक्स्ट उसके बाद 0.5 मीटर के इंटरवल पे इस डायरेक्शन में किया जाएगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, किया जाएगा। क्या लिखा है देखो, chisel the soil having hard pan formation at shallow depth with chisel plow at 0.5 meter interval, first in one direction and then in direction perpendicular to the previous once in 3 years, ठीक है, 3 साल में एक बार किया जाता है, ठीक है। ये हो गया फ्लो कर दिया। अब उसमें हम FIM और कंपोस्ट डालेंगे, ये तो हमने फर्स्ट मतलब इरिगेटेड में भी किया था। कितना डाला था, सेम वही 12.5
टन ले लेते हैं पर हेक्टेयर। FIM या कंपोस्ट ले लो, साथ में उसमें 10 पैकेट्स ले लो एजोस्पिरिलम के, और उसे सॉइल में अच्छे से डाल दो। चिजलिंग के बाद अगर आपको यील्ड को और ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर से आप 12.5 टन पर हेक्टेयर FIM जो है चिजलिंग के बाद डाल दीजिए, तो आपकी यील्ड जो है वो 30% तक इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन करेंगे फर्टिलाइज़र का, तो वही आपके सॉइल टेस्ट आप कराइए, उसके हिसाब से आपका जो भी NPK आएगा, मतलब रेशियो कितना, वो आप डाल दीजिए। वैसे कॉमनली क्या होता है, तो अगर एफिसॉल है, अगर आपका एफिसॉल है तो आएगा 60:30 NPK रेशियो kg पर हेक्टेयर, और अगर आपका वर्टिसोल है तो 40:20 NPK रेशियो होगा। ठीक है, आपको मैं सॉइल टेस्ट कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा बताऊंगी लास्ट में, टाइम बचेगा तो। फिर अप्लाई हाफ ऑफ नाइट्रोजन एंड फुल डोज ऑफ, ठीक है, उसमें क्वार्टर डोज दिया था हमने नाइट्रोजन का। ये चीज़ें डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। काफ़ी चीज़ें कॉमन है तो कुछ चीज़ें डिफरेंस भी हैं चीज़ों में। तो इसमें उसमें क्वार्टर डाला था इरिगेटेड में, रेनफीड में हम हाफ डालेंगे। अप्लाई हाफ ऑफ नाइट्रोजन एंड फुल डोज ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम विद इनरिच FIM एज अ बेसल अलॉन्ग विद एजोस्पेरुलम। उसमें हमने नहीं डाला था, लेकिन रेनफीड में हम ज़्यादा से ज़्यादा FIM और एजोस्पेरुलम डालते हैं। ठीक है, इसमें टॉप नाइट्रोजन की जो ड्रेसिंग होगी वो टेस्लिंग के टाइम पे हो जाएगी, आधा तो इधर यूज़ कर लिया और रेस्ट आधा जो है वो ड्रेसिंग के टाइम पे हो जाएगी, टॉप ड्रेसिंग ऑफ नाइट्रोजन से। सीड रेट तो दोनों सेम ही होता है, हाइब्रिड वेराइटी है तो 20 kg पर हेक्टेयर, और दूसरी कोई वेराइटी है, नॉर्मल वेराइटीज़ हैं तो 25 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग उसमें 60 था ना, कि 25 प्लांट टू प्लांट और रो टू रो 60। इधर क्या होता है, तो प्लांट टू प्लांट 20 सेंटीमीटर है और रो टू रो 45 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। फिर प्री ट्रीट करेंगे तो वहाँ हमने पढ़ा था इंसेक्टिसाइड के लिए, मतलब स्टेम बोरर से बचाने के लिए, ड्राउन, फिर वो मिल्ड्यू जो था, जिसको हम मिल्ड्यू था, और वो क्रेजी टिप्स, उससे बचाने के लिए फिर हमने ट्रीट किया था। और तीसरा हमने ट्रीट किया था उसको फंगीसाइड्स के थ्रू, ताकि ये फंगस वगैरह से प्रिवेंट किया जा सके। तो वही इसमें हमने बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया है एजोस्पेरुलम, 3 पैकेट उसका फंगी एज अ फंगीसाइड। सोइंग तो सेम जैसे उसमें डिबलिंग और ड्रिलिंग करी थी 4 सेंटीमीटर डेप्थ तक, सेम इसमें भी सोइंग करेंगे, ड्रिबलिंग और डिबल दोनों चलेगा, ड्रिलिंग और डिबलिंग कितना, तो 4 सेंटीमीटर की डेप्थ में। ड्रिलिंग, डिबलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ये क्या क्या होता है, ये भी हाँ एग्रोनॉमी के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं इस पर भी फिर वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या मेथड होते हैं सोइंग करने के। ठीक है, फिर है क्रॉपिंग सिस्टम, मैंने कहा था ना इंटर क्रॉपिंग। तो क्या होता है, मेज में हम ना इंटर क्रॉपिंग करते हैं ताकि 2 पर्पस होते हैं। एक तो होता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जो है वो बैलेंस रहे, ऐसा ना हो कि पूरे सॉइल से नाइट्रोजन खत्म हो गया या कुछ एक्सेस है कुछ कम है, इस टाइप की चीज़ ना हो। ठीक है, पहला तो ये होता है। और दूसरा होता है कि आपका स्पेस बच गया, जो वेस्ट हो रहा था स्पेस, उनकी जो गैपिंग थी, ज़्यादा गैपिंग की है, उसमें जो वो लैंड वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट ना हो, उसमें हम कोई और सेकेंडरी क्रॉप लगाते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट ही रहती है। ये भी 2 टाइप के होता है क्रॉपिंग सिस्टम, नेक्स्ट सोचो क्रॉपिंग सिस्टम ही कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्रॉपिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे इंटर क्रॉपिंग, सॉर्गम में जैसे वो रॉटन सॉर्गम होता है, रिले होता है, ये सब चीज़ें भी आएंगी। तो अगर आपको वो क्लियर नहीं होगा तो कन्फ्यूजन होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग मेथड होते हैं, उनसे करते हैं। तो इंटर क्रॉपिंग करते हैं हम यहाँ पे, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ मेज प्लस काउपी, या फिर मेज और ब्लैक ग्राम ले सकते हैं। रिकमेंडेड फॉर हाई नेट रिटर्न्स इन द रेड लैट्रिक सॉइल ऑफ साउथर्न डिस्ट्रिक्ट। अगर आपका वर्टिसोल ऑफ साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है तो मेज और रेड ग्राम आप यूज़ करते हैं फॉर इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, वही आइडियल माना जाता है। अगर यील्ड की बात किया जाए तो 3 टन्स ऑफ ग्रेन यील्ड कैन बी ऑब्टेन अंडर रेनफीड सिचुएशन। अब इसमें क्या है, ग्रेन यील्ड कितनी है, इसमें 3 टन है, और उसमें कितनी देखी थी हमने, 5 टन ना। ग्रेन यील्ड 5 टन, तो इरिगेटेड में ज़्यादा है, लेकिन बात वही है, इरिगेटेड तभी की जाती है जब आपके पास वाटर का सोर्स हो, और रेनफीड तब की जाती है जब ऐसा लैंड है जहाँ पे पानी का सोर्स नहीं है और हम प्रॉपरली बारिश पे डिपेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा यील्ड तो वेरी करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कौन से कॉमन है, कौन से डिफरेंस है। बाकी मैं आपको एक सॉइल टेस्ट की भी बात बताना चाह रही थी कि सॉइल टेस्ट के लिए फार्मर सॉइल कैसे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आप अपने फील्ड में जाते हैं, आप
फील्ड से सॉइल निकालते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी सॉइल निकाल लेते हैं, ठीक है। फील्ड में आप 5 एरिया सेलेक्ट करते हैं। वो सॉइल ज़्यादा छाए में भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अंडर द शेडो है वो, ठीक है। सन के एक्सपोजर में भी वो सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छा वो सॉइल जो है ऐसा ना हो कि एकदम ही वेट हो या एकदम ही ड्राई हो, ऐसा नहीं। इस एरिया को हम लेते हैं जहाँ पे सॉइल जो है वो अच्छे से बैलेंस्ड हो। वहाँ से हम लोग 5 मतलब फील्ड में 5 एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे 4 कोने ले लिए और एक बीच से, ठीक है। मिनिमम 5 जगह से हम सॉइल ले लेते हैं, ठीक है, सैंपल लेते हैं। फिर वो पाँचों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसको हमने दे दिया भैया कि ये हमारा सॉइल है, इसका सैंपल है, अब इसको आप टेस्ट करके बताइए। तो फिर उसका जो टेस्ट होता है वो उसका पानी डाल के उसमें डिस्टिल वाटर डाल के उसका सॉल्यूशन बनाता है। फिर उसमें कुछ टेस्ट के केमिकल्स होते हैं, उनको वो उसमें डालता है। फिर जिस हिसाब से उस सॉइल का कलर आता है उससे आप पता चल जाता है कि आपके सॉइल में किस चीज़ की कमी है, ठीक है। तो सॉइल टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि सॉइल निकालना कैसे है। अगर आपके प्रैक्टिकल होगा तो ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम है। आगे फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्रॉप स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।